हेलो स्टूडेंट, ये आज का जो क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही MVVI है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो को पुश करके क्वेश्चन उतार लेंगे और ये थोड़ा मैथ की तरह ये क्वेश्चन है, तो जितना हो सके हम इस वीडियो के माध्यम से जो है क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करेंगे और आप लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अवतल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2 प्रमाणित करें। ये दोनों का एक ही रिलेशन है, R बराबर 2F या फिर F बराबर 2R। मतलब F को रखेंगे और 2 को इस पार भेज देंगे तो बट्टा 2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक ही है, इसको प्रमाणित करना है। अथवा में क्वेश्चन है, या क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें सबसे पहले जो है चित्र हम बनाने जा रहे हैं। चित्र पर ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण का चित्र कैसा होता है। आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया है कि अवतल दर्पण का चित्र किस तरह से बनाया जाता है। उसमें अगर समझ में नहीं आया तो अभी वाला अभी जो है उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो अवतल दर्पण हम सबसे पहले ऐसे ही बनाएंगे। ये अवतल दर्पण होगा और इसका ये बाहरी सतह जो है ये रस्तित कर दे। बाहरी मतलब इधर वाला हो गया बाहरी, जिस तरह से कि ये गोला दर्पण होता है, ये साइड हो गया बाहरी और इधर वाला साइड जो हो गया ये भीतरी हो गया। अगर जैसे इसको हम भीतरी से रस्तित करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण और ये जो है इधर बाहरी से करेंगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। इस दर्पण को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और दर्पण जो होता है किसी गोले का एक भाग होता है, किसी भी गोले का एक भाग। जैसे ये गोला है, एक गोले का एक भाग है। इधर वाला जो ये रस्तित क्या हुआ रहेगा तो ये गोले के बाहर हो गया, गोले के बाहर हो गया। तब मतलब ये अवतल दर्पण होगा। और इधर वाला जो रस्तित करेंगे ये भीतर हो जाएगा तो ये उत्तल दर्पण होगा। जिस दर्पण में भीतरी सतह रस्तित क्या हो रहता है वो उत्तल, और जिस दर्पण में बाहरी सतह रस्तित क्या हुआ रहता है वो अवतल। ठीक है, ये आप लोगों को पहले समझा दिया गया है। हाँ, तो इसको याद रखेंगे। तो हम अवतल दर्पण में प्रमाणित करने के लिए कह रहा है, इसीलिए हम अवतल दर्पण का चित्र बना रहे हैं। ये अवतल दर्पण हो जाएगा। इस अवतल दर्पण का नाम कोई हम MN रख देंगे। और अवतल दर्पण का ठीक मध्य बिंदु, जो कल का वीडियो में आप लोग बताया गया, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये हो जाएगा ध्रुव। इसी ध्रुव से आप एक साथ सीधी लाइन खींचेंगे, दो दर्पण के बीचों बीच होता हुआ जाएगा और इस लाइन का नाम होता है XY। और ये परिभाषा के होता है मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कल के वीडियो में आप लोग बताया गया था कि मुख्य अक्ष की परिभाषा दे, तो ये होता है मुख्य अक्ष। और ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम है P। और ये जो दर्पण है ये किसी मतलब इसका कोई एक त्रिज्या होगा, ये पूरा गोल हो जाएगा, ये पूरा गोल होगा। ये पूरा जो गोल होगा, गोल होने के बाद बीच में एक केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को हम C यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वो वक्रता केंद्र ये जिस तरह से ये मुड़ा हुआ है, अगर ये हम पार्कर की सहायता से बनाएंगे तो ये पूरा तरह से गोल हो जाएगा, तो वृत्ताकार हो जाएगा। वृत्ताकार हो जाने से मतलब ये वृत्त किसी वृत्त होगा तो एक केंद्र होगा, तो वही केंद्र को जो है C, जिसको हमें जिसका परिभाषा होता है वक्रता केंद्र, जिसे हमें वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा जो है कल के वीडियो में आप लोगों को दिया गया है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच वाला जो बिंदु होता है वो बढ़िया, जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मान सब बैठाना सीखो। किसको क्या बुलाता है इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये जो जिस गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो बीच वाला पॉइंट होता है वो मुख्य फोकस होता है। ये हर नाम जो है कॉमन है, इसको अच्छी तरह से बैठाना सीखेंगे। और उसके बाद ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो इसका परिभाषा हम दे दिए हैं कल का ही वीडियो को। ये फोकस दूरी को छोटी f से सूचित किया जाता है। उसके बाद ये जो C है, C से ठीक ये ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहलाता है, जिसको बड़ी R से सूचित किया जाता है। एक कल का वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। ठीक, अच्छा, अब जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर एक कोई हम अपतित किरण ले लेंगे। ये अपतित किरण AM हो गया, ये सीधी लाइन से होगा AM हो गया। ये जो है किरण, सूर्य की कोई रोशनी आया या लाइट का भी कोई किरण आया, इस दर्पण पर पड़ा, ये दर्पण पर पड़ने का ये निशान, मतलब इधर से गया ठीक दर्पण पर पड़ा,
दर्पण से पड़ने के बाद दर्पण का इधर स्थित क्या होता है, इसलिए रोशनी इधर नहीं जा सकता, किरण उधर नहीं आएगा, तो किरण ठीक है इससे ही आ जाएगा, क्योंकि ये दर्पण यानी आईना जो पीछे साइड आपका रस्तित क्या हुआ है, रस्तित क्या हुआ मतलब ये रोशनी जो है इस पार अब नहीं हो सकता है, वो यहाँ पर पड़ने के बाद वो रोशनी कहाँ से आता है, तो मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाता है। ये जो है यहाँ पर दर्पण पर पड़ा और दर्पण से पड़ने के बाद ये मुख्य फोकस से निकल गया, तो ये निकलने का ये निशान दे देंगे, मतलब इधर से किरण गया और इधर से आ गया, ये ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा क्या चीज हुआ उसको हम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे कि वही लिखेंगे कि माना MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, वही लिखेंगे कि MN एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष XY के समांतर कोई अपतित किरण, इस किरण का नाम ये XY के समांतर कोई अपतित किरण AM है, ये AM अपतित किरण हो गया, AM है जिसके अपतित किरण AM है जो परावर्तन के बाद AM है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर जाता है, मुख्य फोकस बड़ी F से गुजर जाता है, ठीक है। तो इतना लिख लेंगे कि MN जो यहाँ पर है कि MN एक कोई अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष XY है और XY के समांतर मतलब इसी के समांतर जो है एक AM अपतित किरण है जो दर्पण से पड़ने के बाद परावर्तन होकर के मुख्य फोकस से गुजर जाता है, वही यहाँ पर लिखा गया। अब जो है हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यही R बराबर PM मतलब वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फिर फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, R/2 बना R का आधा। तो इतना फिलहाल वीडियो को पुश करके आप लोग उतार लेंगे, इसके बाद जो मैथ है वो हम बताने जा रहे हैं। तो ठीक है, चित्र को अभी चित्र भी उतार लिए होंगे तुम लोग, तो मिटा दिया जाए। अब देखो चित्र को अब थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो मिटा दिए और इधर अब मैथ उसका बनाना होगा, उसी तरह से ही बना लेते हैं। सेम ये P है, ये XY होगा, ये समांतर गया AM और यहाँ पर हो जाएगा C और ठीक P के बीच में हो जाएगा बड़ी F और यहाँ से यहाँ फोकस दूरी और C से P का दूरी जो होता है बढ़िया होता है। वही जो यहाँ पर जो चित्र था उसी चित्र को जो मान लो कि अब छोटा करके यहाँ कोना में बना दिए क्योंकि इधर मैथ होगा तो उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉरी यहाँ पर एक चीज भूल गया कि यहाँ पे किरण परा और परावर्तन होने के बाद सीधे F से गुजर जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इधर से गुजर जाने का ये निशान देना होगा। ये किरण जो सूर्य किरण यहाँ पर परा पड़ने के बाद उधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये दर्पण है, तो ये अब इधर से लौट जाता है और यहाँ से इसको बड़ी F यहाँ से P की दूरी को छोटी F और C से P की दूरी को बड़ी R से सूचित किया जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सबसे पहले, तो जैसे कि परावर्तन के नियम आप लोगों को बताया थे कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ से हम एक
लंब डाल दिया जाए ये, तो यहाँ पर हो जाए इधर वाला कोण हो जाएगा अपतन कोण, जिसको आई से सूचित किया जाता है, और इधर वाला कोण हो जाएगा आर, छोटी आर, ठीक है ना, ये छोटी आर दे देंगे, और जिसको जो है परावर्तन कोण से सूचित किया जाता है। ये हो जाएगा ऊपर वाला कोण छोटी आई, और नीचे वाला कोण जो होगा ये छोटी आर मतलब ये परावर्तन कोण, और आई का मतलब होता है अपतन कोण, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि M तथा C को मिलाया, लिख देंगे कि M तथा C को मिलाया, जो अभी हम जो काम किए कि M से C को मिला, M से C को मिला देने के बाद ये क्या हो जाएगा कि ये अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब और अपतित किरण के बीच के कोण को अपतन कोण कहलाता है, जिसे छोटी आर से सूचित किया जाता है, और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित किया जाता है। तो वही लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से क्या होगा कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, या इस कोण आई को हम लिख सकते हैं कि कोण ए एम सी, कोण ए एम सी, और कोण आर का नाम हो जाएगा कोण सी एम एफ, कोण सी एम एफ, ठीक, समझ में आ जाए यही टू लाइन। ये तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो कोण आई का पूरा नाम हो गया कोण ए एम सी, और कोण आर का पूरा नाम हो गया सी एम एफ, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे तथा देकर के लिखेंगे कि ए एम जो किरण है ए एम समानांतर एक्स वाई है, क्योंकि ये हिंदी में आप लोगों को बताया लिखा गया था कि ए एम समानांतर एक्स वाई है, वो दोनों समांतर है। समांतर होने के कारण इसलिए क्या होगा, अगर ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर हो गया, सबसे पहले आप लोग इस चित्र को अच्छी तरह से उतारेंगे। यहाँ का जो चित्र पहले बताया गया था वो मिटा देने के बाद फिर जो ये बताइए, ये दोनों चित्र बराबर है, खाली अभी जो नया इसमें दिए ये कोण आई और कोण आर, पहले वाले चित्र में ये तो देना भूल गए थे, चित्र को पहले पुश करके उतार लेंगे। अब यहाँ पर समझो कि ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर हो जाए, तो समांतर हो जाने के कारण वो दोनों समांतर है, समांतर हो जाने के कारण अब यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा एकांतर के नियम से संगत, जिसको एकांतर कोण कहा जाता है। तो वही तो लिखेंगे कि इसलिए कि कोण ए एम सी बराबर कोण एम सी एफ, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक। अब इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं, और इसको हम समीकरण 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो कि कोण एएमसी और कोण ईएमसी ये दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों खत्म हो जाएगा तो ए और ये ही बचेगा, तो इसलिए लिखेंगे कि क्या हो जाएगा कि कोण सी एम एफ बराबर कोण एम सी एफ, तो जानते हैं ये तो होगा समीकरण 1 तथा 2 से कि सी एम एफ बराबर कोण ये हो जाए एम सी एफ, क्योंकि एम सी दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब देखेंगे कि कौन सी एम एफ कहाँ है, चित्र में देखेंगे कि सी एम एफ मतलब ये तो कौन कह रहा है, ये कौन, और उसके बाद फिर एम सी एफ कहाँ है, तो एम सी एफ ये कौन कह रहा है, मतलब ये दोनों का कौन जो ये दोनों कौन बता रहे हैं क्या कि यहाँ का ये कौन और ये कौन बराबर कह रहा है, इस लाइन के मुताबिक बराबर कह रहा है। मगर अगर ये कौन बराबर हो जाए, इसका मतलब कि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा प्रमेय के नियम से। और यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर कोण ये जो बराबर हुआ एकांतर कोण नियम से। तो ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या कि ये भुजा बराबर होती है, इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा सी एफ, और इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा एम एफ, ये बराबर होगा। तो क्या प्रमेय के मुताबिक है कि नहीं, मतलब अगर ये कौन बराबर होता है
तो यानी ये भुजा भी बराबर होगा, यानी ये पूरा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब ये भुजा, तो वो भुजा बराबर होगा। अच्छा, ये समीकरण 3 दे करके छोड़ देते हैं, इसका काम बाद में पड़ेगा, इसलिए समीकरण 3 दे दिए। उसके बाद लिखेंगे कि यदि बिंदु M बिंदु P के समपाती हो, तो यदि बिंदु M बिंदु P के समपाती हो, मतलब ये बिंदु M है और बिंदु P में अगर समा जाए, तो यानी MF जो होगा वही PF होगा, क्योंकि इस बिंदु का नाम P है। समपाती हो तो MF बराबर लिख देंगे हम, MF बराबर PF हो जाएगा। MF बराबर PF, ये समीकरण 4 कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लिखे कि यदि बिंदु M बिंदु P के समपाती हो, यदि बिंदु M बिंदु P में समा जाए, तो मतलब ये जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से भी होगा, यहाँ से ये जितना होगा MF तो उतना PF भी होगा, क्योंकि ये जो आपका वृत्त है तो यहाँ से ऐसे घूमेगा तो आपका यहीं पर तो आ सकता है ना, तो वही कि बिंदु M बिंदु यहाँ अगर समा जाए तो मतलब ये MF बराबर PF हो जाएगा। अब देखना है कि यह समीकरण 3 तथा 4 में देखना है कि MF जो है वही MF यहाँ पर भी है, तो मतलब ये और ये बराबर हुआ तो ये और ये भी बराबर होगा। वही लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 तथा 4 से लिखेंगे कि CF बराबर PF हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर, दोनों जगह में MF है, तो मतलब ये और ये दोनों बराबर है, तो इसलिए ये और ये भी बराबर होगा। ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा, मतलब CF बराबर PF होगा। और ये समीकरण 5 हम कर देते हैं। और PF का जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं कि PF का जो मान है या P से F का जो दूरी है वो स्मॉल f है। ये समीकरण 5 देकर के छोड़ देते हैं। यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि PF जो है, PF मतलब P से F की दूरी को छोटी f लिखा दे, यानी फोकस दूरी बोला जाए, इसीलिए हम छोटी f लिखे कि CF बराबर PF, और PF जो है वो आपका छोटी f है, यानी P से F की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और फोकस दूरी को छोटी f से सूचित किया जाता है, इसलिए यहाँ हम छोटी f लिखे। अब लिखना है, अब PC बराबर PC, चित्र ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ PC बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, बोलो। PC बराबर, तो P यहाँ है P और यहाँ C, तो PC की दूरी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो PC बराबर लिख सकते हैं कि CF प्लस PF लिख सकते हैं। ध्यान देंगे कि PC, अब PC मतलब PC की दूरी जो है, P से C की जो दूरी है, तो PC का जो दूरी होगा आपका कि FC और प्लस PF के बराबर होगा, मतलब यहाँ से CF और प्लस PF, वही लिखे कि PC बराबर हो जाएगा CF प्लस PF। अच्छा, यह का निशान है, और PC को हम क्या से स्विच कर देते हैं, PC देखो P और C ये जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये जो निशान दिया गया मतलब क्या, C से P की डिस्टेंस, P यहाँ है, C से P की डिस्टेंस को बरियार, तो इसीलिए यहाँ बरियार लिख सकते हैं। और बराबर क्या है, CF है, तो CF बराबर भी छोटी f है, तो इसीलिए CF के जगह पर हम छोटी f दे सकते हैं, और PF का मान भी छोटी f है, तो यहाँ पर PF तो ये भी छोटी f लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस का निशान कर दें। अब देखेंगे क्या कि R बराबर क्या हो जाएगा, छोटी f प्लस छोटी f, R बराबर क्या हो जाएगा, तो 2f, f प्लस f तो 2f हो जाएगा। जिस तरह से x प्लस x तो 2x होता है, उसी तरह से f प्लस f तो 2f हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन जो है यही तो सिद्ध करने के लिए भी बोला था कि R बराबर 2f सिद्ध करें, या यहाँ पर ध्यान देंगे, या 2 इस तरह आ जाएगा, तो 2 अगर इस पर आ जाएगा बराबर की इस साइड में आ जाएगा
तो r/2 हो जाएगा और इधर बच जाएगा छोटी f। छोटी f बच जाएगा तो इसी को फिर लिख सकते हैं किसके कि छोटी f बराबर हो जाएगा r/2। यही तो सिद्ध करने के लिए बोला था कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f या फिर f बराबर r/2। अथवा में क्वेश्चन में लिखा गया था कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये है फोकस दूरी छोटी f और r है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या के आधी, आधी मतलब बट्टा 2। तो यहाँ पर सिद्ध होता है क्या कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और यहाँ पर बताता है क्या कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। r मतलब वक्रता त्रिज्या और छोटी f मतलब फोकस दूरी। ये सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो को जो है 2-3 बार देखेंगे, पूरी बात समझने का कोशिश करेंगे। अगर कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमको बताएंगे। आज केवल इसी वीडियो के साथ हम आज का ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं।